हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम करने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, घटक विधानसभा के सदस्य थे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे या लोगों द्वारा सीधे चुने गए थे या फिर सरकार द्वारा नामित किए गए थे या फिर रियासतों से थे। क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। जब तक मैं पेन चला के देख लेता हूँ। चल रहा है, चलिए चल रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल या फिर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट या ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकार द्वारा। ये तो गलत है, सरकार द्वारा नामित नहीं होगा भाई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए, यानी कि इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कितने टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल मेंबर्स थे वो कितने थे, 389 टोटल मेंबर्स थे। अगर उसमें से 292 जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंसेस, यानी कि प्रोविंसेस वाले इलाकों से थे। और फिर अगर हम बात करते हैं 93 मेंबर्स जो थे वो थे प्रिंसली स्टेट से। 4 मेंबर जो थे वो थे कमिश्नरी इलाके से, चीफ कमिश्नरी वाले इलाके से। अब ये चीफ कमिश्नरी वाले इलाके कौन कौन से थे इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें था एक दिल्ली, एक अजमेर था, एक कुर्ग था और एक और था जिसका नाम है ब्रिटिश बलूचिस्तान। इसको भी आप याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। तो इस ऑप्शन का आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement regarding the constituent assembly are true? निम्नलिखित में विधानसभाओं से कौन सा कथन सही है। It was not based on the adult franchise, it is a result from a direct election, या फिर it was a multi-party body, या फिर it worked through the several committees। आंसर बताइए। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह प्रत्यक्ष चुनाव के परिणाम थे, या फिर यह एक बहुपक्षीय निकाय था, या फिर इसने कई समितियों के माध्यम से काम किया। आंसर जरा ध्यान से लगाएंगे इस क्वेश्चन का। तो देखिए, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज, ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू, ट्रू के बारे में पूछा है, तो पहला ऑप्शन तो इसका गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत होते ही इसमें से ये भी ऑप्शन नहीं होगा और आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचे ये दोनों। अब देखते हैं दूसरा, इट रिजल्टेड फ्रॉम अ डायरेक्ट इलेक्शन। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इस हिसाब से ये ऑप्शन भी कटा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें तीसरे ऑप्शन को, तो तीसरा जो कह रहा है वो कह रहा है इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी। बिल्कुल सही बात है, यह एक बहुपक्षीय निकाय था। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इट वर्कड थ्रू द सेवरल कमिटीज। बिल्कुल सही बात है, ये वर्कड किया था इसने, बहुत सारी कमिटियां बनाई गई थी तभी तो वर्कड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या वो आंध्र प्रदेश है या गुजरात है या ऑप्शन सी इज कर्नाटका एंड ऑप्शन डी इज तमिलनाडु। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक महाद्वीप शेल्फ है। आंसर बताना है आपको। व्यापक महाद्वीप शेल्फ की बात की गई है यहाँ पर। अगर हम व्यापक महाद्वीप शेल्फ की जब हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा या फिर होगा डी ऑप्शन। बिल्कुल सही, तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अमॉन्ग द अचीवमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग वी में इंक्लूड। भारतीय नियोजना की उपलब्धियों में शामिल हो सकते हैं मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास, उद्योग और निर्यात का विविधीकरण,
राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि या फिर कीमतों पर मजबूत नियंत्रण। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से करेक्ट। पहले और दूसरे करेक्ट होंगे या पहले दूसरे तीसरे करेक्ट होंगे या फिर पहला दूसरा चौथा करेक्ट होगा या फिर दूसरा और तीसरा करेक्ट होगा। The development of strong infrastructure, second is a diversification of industry and exports, and third one is the high growth of a national income, and fourth one is a strong control over prices. तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योग और निर्यात का विविधीकरण। तो ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following features indicate that Indian economy is of the developing category? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं इंगित करती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील श्रेणी की है? क्या वह मुख्य रूप से कृषि है, पुरानी बेरोजगारी की वजह से है, या थर्ड ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता के कारण है, या फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन की प्रति व्यक्ति कम खपत। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा। पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, या दूसरा और चौथा करेक्ट है, या फिर दूसरा और तीसरा करेक्ट है, या फिर पहला दूसरा तीसरा और चौथा करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुख्य रूप से कृषि भी है, पुरानी बेरोजगारी भी है, मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता और प्रोटीन की प्रति व्यक्ति कम खपत। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील श्रेणी में है, इसकी विशेषताएं हमको बतानी थी। तो उसमें विशेषताएं जो आएंगी वो पहला तो यही है, मुख्य रूप से कृषि, पुरानी बेरोजगारी, मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता और प्रोटीन की प्रति व्यक्ति कम खपत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रयाग में हर 5 साल में एक धार्मिक सभा करता था? अशोका, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए इज अशोका, ऑप्शन नंबर बी इज हर्षवर्धन, एंड ऑप्शन नंबर सी इज कनिष्क, एंड ऑप्शन नंबर डी इज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। निम्नलिखित में से कौन प्रयाग, यहाँ पर जो ये प्रयाग लिखा है पहले इसको हम इलाहाबाद बोलते थे, ठीक। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि हर 5 साल में एक धार्मिक सभा रखते थे, और वो कहाँ रखते थे? प्रयागराज में रखते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर रखते थे, तो आपने आंसर करना है प्रयागराज में रखते थे, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम है हुएन सांग, ये आए थे, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध एक राजकुमार के रूप में जाने जाते थे। गौतम बुद्ध जो हैं वो एक राजकुमार के रूप में जाने जाते थे। उनका नाम गौतम था या सिद्धार्थ था या राहुल था या फिर शुद्धोधन था। बेसिकली अगर पूछा जाए तो गौतम बुद्ध का नाम ही पूछा गया है यहाँ पर। द गौतम बुद्ध एज अ प्रिंस वॉज नोन एज। गौतम, सिद्धार्थ, राहुल या फिर शुद्धोधन। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिद्धार्थ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? 1946 में जुलाई में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की गई थी तो उस समय पर मेंबर कौन नहीं था? क्या वल्लभ भाई पटेल मेंबर नहीं थे, या महात्मा गांधी नहीं थे, या फिर के.एम. मुंशी नहीं थे, या जे.बी. कृपलानी जी मेंबर नहीं थे? आपको आंसर बताना है। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो उस टाइम पर क्या नहीं थे, मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, कब से बना? 15 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1948 या 26 अगस्त 1950 या फिर 26 अगस्त 1929। यहाँ पर एक ऑप्शन में आप अगस्त की जगह पर कर लीजिए जनवरी, यहाँ पर कर लीजिए 26 जनवरी ऑफ 1950। चलिए यहाँ पर भी आप इसको 26 जनवरी 1950 कर लीजिए। बताइए आंसर बताइए। इंडिया बिकम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन अगस्त ऑफ 15 1947, 13 अगस्त ऑफ 1948 या फिर 26 जनवरी ऑफ 1950 या फिर 26 अगस्त ऑफ 1929। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 से भारत एक सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग अ छोटा नागपुर। आपने नाम सुना होगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। इट इज वन ऑफ द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स। It is a plateau area in Jharkhand inhabited mainly by the tribals. And third यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है कि it is a name given to the contiguous tribal areas in Bihar, West Bengal, Odisha and मध्य प्रदेश। अगर मैं हिंदी में पढ़ना चाहूँ तो छोटा नागपुर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह पूर्व रियासतों में से एक है, यह झारखंड में एक पठारी इलाका है जो मुख्य रूप से आदिवासियों द्वारा बसा हुआ है, या फिर यह बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सन्निहित आदिवासी क्षेत्रों को दिया गया एक नाम है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन पढ़िए। गैंगेटिक मैदान में नए जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन भाबर दे रखा है, दूसरा ऑप्शन भांगार दे रखा है, तीसरा ऑप्शन खादर दे रखा है और चौथा ऑप्शन तराई दे रखा है। आपने सॉइल के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि मिट्टी, मृदा के बारे में, जिसमें कि भांगार मिट्टी, जिसको कि हम भांगर मिट्टी बोला जाता है, और एक होती है खादर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर बताइए। आंसर नंबर इज सी, यानी कि खादर मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दादा भाई नेहरू जी ने अपनी पुस्तक में धन की निकासी पर ध्यान दिया। कब ध्यान दिया था? यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत गरीबी, भारत में ब्रिटिश शासन में गरीबी, या फिर भारत में गरीबी और उन ब्रिटिश नियम, या फिर ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था की गरीबी। दादा भाई नेहरू जी ने अपनी पुस्तक में धन की निकासी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। इस थ्योरी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसकी है, तो आपने आंसर करना है दादा भाई नेहरूजी जी की है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नियोजन के दीर्घकालिक उद्देश्यों के रूप में कहा जा सकता है? स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट दे रखा है स्वचालन, दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है उत्पादक रोजगार सृजन, और तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है प्रतिवर्ष 7% की वृद्धि, और चौथा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो दे रखा है अवसंरचना में वृद्धि।
तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हमें देखते ही कट करना पड़ेगा कि प्रति वर्ष 7% की वृद्धि नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमेशा ग्रोथ नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए रो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए। भारत में स्थापित विकास की अवधि के दौरान खुद को अपनी पूर्ण महिमा में प्रकट किया, वो कौन सा टाइम पीरियड था? गुप्ताज टाइम पीरियड था, नंदाज था, यानी कि नंद वंश, मौर्य वंश एंड चोलाज। यहाँ पर ये बेसिकली तीनों चारों डायनेस्टियों के नाम दे रखे हैं। पहली है यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी की बात कर रहा है, दूसरा नंद वंश की बात कर रहा है यानी कि नंदा डायनेस्टी है, चौथा मौर्य डायनेस्टी की बात कर रहा है यानी कि मौर्य डायनेस्टी है, पांचवा कर रहा है चोलाज, चेरा चोला पांड्याज, नाम सुने होंगे। बताइए आंसर बताइए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया manifested themselves in their full glory during the period of Guptas। यहाँ पर आंसर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गुप्ताज का जो टाइम पीरियड था वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। बताइए, अशोक पर कलिंग युद्ध का जो गहरा परिवर्तन हुआ उसका वर्णन निम्नलिखित में से किया गया है। निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस यानी कि पुरातत्विक खुदाई से, रॉक एडिक्ट्स यानी कि रॉक एडिक्ट्स पर किया गया है, या फिर सिक्कों पर किया गया है, या फिर जो पिलर एडिक्ट्स हैं उन पर किया गया है। आपको पता होगा जो कलिंगा की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर हुआ था 261। बताइए बिफोर क्राइस्ट होगा या एडी होगा? बिफोर क्राइस्ट सही है, एडी नहीं होगा, बिफोर क्राइस्ट होगा, क्योंकि अशोक जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के थे। कौन सी डायनेस्टी थी भैया? मौर्य डायनेस्टी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलिंग की जब लड़ाई हुई थी उसके बाद अशोक जी का हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, ये चीज कहां पर लिखी हुई है? ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉक एडिक्ट्स पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको कि तुम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हो। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोला जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 या फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 या फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। द्विसदनी यानी कि इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल की बात कर रहा है। ये पॉइंट आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, द्विसदनी की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास निम्नलिखित द्वारा किया गया। कब किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1900 में किया गया, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 या फिर इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 में किया गया था। बताइए आंसर बताइए। यहाँ पर भी वही 1919 मॉन्टेग्यू, 1909 यानी कि वही मॉर्ले मिंटो। क्वेश्चन नंबर है 18। आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी कि 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पश्चिम से पूर्व की ओर दी गई पहाड़ियों का सही क्रम बताइए। आपने नाम सुना होगा गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 नाम सुने होंगे आपने। एक नाम सुना होगा गारो,
एक नाम सुना होगा खासी और एक जैंतिया। ये 3 नाम एक साथ सुने होंगे आपने। आपको कमेंट में बताना है कि ये पहाड़ियाँ कहाँ पर है तो ये पूरब में, लेकिन कहाँ पर है उस जगह का नाम बताइए, स्टेट। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। वैसे मैंने सीधे सीधे नाम लिख भी दिया है कि गारो पहले आती है, फिर खासी आती है, फिर जयंतिया आती है। अगर हम इन्हीं तीनों को लेकर चलें तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो किसी में नहीं है ये टर्म सीधे सीधे लिखा हुआ सिवाय इसके। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज हमारे 20 क्वेश्चन थे, हमने 20 क्वेश्चन किए बहुत अच्छी तरीके से। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको जो भी सब्जेक्ट फेवरेट है आपका, आप बताइए, उसमें से हम क्वेश्चन लेके आएंगे। हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या करंट अफेयर्स हो। 1-2 दिन में करंट अफेयर्स की भी क्लास चालू हो जाएगी, रेगुलर क्लासेस चलेंगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन मोर परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दें। जो ये ऐसे वाली घंटी बनी होती है यहाँ पर, इसको भी दबा दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।